दानिश भाई, बात करते हैं आपके अटेम्प्ट की। आपका ये जेकेएएस का कौन सा अटेम्प्ट था और इसमें क्या इसके पहले भी आपने क्वालिफाई किया है? थोड़ा सा बताइए अपने अटेम्प्ट्स के बारे में। हाँ, जेके पीएससी का जेकेएएस का ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। एक्चुअली 2016 का मैंने मेंस लिखा था, तब दो ऑप्शन होते थे Great. तो आई कुडंट क्लियर मेंस। उसके बाद 18 का मैंने लिखा मेंस, नहीं क्लियर हुआ, आई मिस्ड बाय 11 मार्क्स। ओके। तो उसके बाद दिस वाज नेक्स्ट 2021, तो इसमें हो गया। तो अभी मेरा प्रीलिम्स भी हो चुका था 2022 का, बट आई स्किप द मेंस। ओके तो मैंने मेंस स्किप कर दिया, दानिश थर्ड भाई, अटेम्प्ट में हो गया। ग्रेट। दानिश भाई, आपने कहा कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली क्लियर हुआ, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने प्रीलिम्स में करी, मेंस में करी? पहला अटेम्प्ट जब आपने दिया, पहले अटेम्प्ट में क्या ऐसी गलतियां थी फर्स्ट जब आपने स्टार्ट किया था, और पहले अटेम्प्ट में ऐसी क्या लूपहोल्स रह गए थे जिसकी वजह से आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए? उसके बाद थोड़ा सा सेकंड अटेम्प्ट के बारे में भी बताइए कि भाई पहले अटेम्प्ट से आपने क्या सीखा सेकंड अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट ने आपको क्या दिया थर्ड अटेम्प्ट के लिए? थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताइए। हाँ, मैं एलाबोरेट करता हूँ आपको पूरी डिटेल से। देखिए क्या था कि मैं आपको एक तो फर्स्ट चीज में क्लियर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी एंड पीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिलेबस सेम है, देयर इज नो डिफरेंस नाउ। 2016 का जब मेंस लिखा था मैंने, तो उसमें भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं 2016 में मैंने फर्स्ट मेंस लिखा यूपीएससी का, तो तब यही पैटर्न था, सेम पैटर्न जो आज केएस में है, जेकेएस में है। तो ये पैटर्न था एक ऑप्शन वाला। तो मैंने जब वो लिखा तो फिर मैं केएस का मैं फॉर्म एक्चुअली भरता नहीं था। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैंने केएस का, मुझे मेरा जो फर्स्ट था ना प्लान ए जो था वो यूपीएससी था। तो जब प्लान बी था तो 2017 में 16-17 में 277 वैकेंसीज आई। तो फिर मेरे फ्रेंड से मोटिवेट किया कि यार यू शुड फिल द फॉर्म, तो इतनी सारी पोस्टें आई हुई हैं तो आप तैयारी करो। बट तब दो ऑप्शन हुआ करते थे, तो पैटर्न वाज टोटल डिफरेंट, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं था। दो ऑप्शनल वहाँ, एक ऑप्शनल, यहाँ जीएस के 4 सब्जेक्ट, वहाँ जीएस, यहाँ डीएस के 2 सब्जेक्ट होते थे जीएस के। तो ये था कि अब मैं गलतियों पे पहुंचता हूँ। गलती ये की थी मैंने 2016 मेंस में, मैं क्योंकि मेरी एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है 2016 मेंस से लेके 14-15 मैंने जॉब ढूंढने में लगा दी कि एसएसबी के फॉर्म भरता रहा कि मेरे जॉब लग जाए। तो तब वैकेंसीज आती नहीं थी उतनी ज्यादा, बहुत कम। आई थिंक जब मेरी जॉब लगी थी 17 वैकेंसीज थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉपर तो उस टाइम पे इन द स्टेट उस एग्जाम में। तो ये भी एक थी। तो बट वो क्लियर होने के बाद तो फिर 16 में मैंने एक्चुअली स्टार्ट की ये वाली प्रिपरेशन, 16 जनवरी से। तो मई में शायद उसका प्रीलिम्स था, फिर उसके बाद मेंस था, तो आफ्टर 110 डेज शायद थी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गाइडेंस। हाँ, अगर आपको गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले बताऊं, कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पहले ना एक सॉर्ट आउट करना है कि मैंने क्या पढ़ना है, मैंने कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं। तो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं क्या करता रहा, सपोज मेरे को आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, मुझे आर्ट एंड कल्चर जब मैंने पढ़ना था तब नितिन सिंघानिया की बुक नहीं आती थी। तब मैंने आर्ट एंड कल्चर, यहाँ के नोट्स, वहाँ के नोट्स, कभी किसी के नोट्स, तो वो 4-5 सोर्सेज से पढ़ता रहा आर्ट एंड कल्चर। तो वो आपको क्या होता है कि सिस्टमैटिकली वो आपके माइंड में रहता है, तो आप नोट्स भी वो कंपाइल नहीं कर पाते हो सही से। बिकॉज मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जाम की मैं अगर बताऊंगा निचोड़ करके, वो है रिविजन्स। हाँ, तो अगर रिविजन्स आपको लगानी है तो आपके सोर्सेज बहुत कम होने चाहिए, ठीक है। बट सोर्सेज शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। ये नहीं कि आप एक सोर्स पकड़ लिया, उसमें है नहीं कुछ भी, 2 चैप्टर्स हैं अच्छे से, बाकी है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, वो नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो जैसे लक्ष्मीकांत तो सारे पढ़ते हैं, तेरा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी काफी कवर करती है। तो आपको उसके अलावा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कहीं से, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो ये चीज है, सबसे नंबर 1 चीज ये थी जिसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर अटेम्प्ट के बाद मैंने ये किया। सेकंड चीज है आपको टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए देनी ही नहीं है। एक तो टेस्ट सीरीज आपको देनी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बिफोर 3-4 महीने पहले कोई सब्सक्राइब करो टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करके आप रेगुलरली टेस्ट देते रहो, और उनके जो सिनॉप्सिस होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो अच्छे से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ज्यादा आपने एक बार सॉल्व किए, अगर आपके मार्क्स भी कम आते हैं, सपोज 200 में मैंने जब स्टार्ट किया था टेस्ट देने, मेरे 50s में आते थे, 52, 55, 60, ठीक है, ऐसे चलता था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देता रहा तो फिर बढ़ने लगे। देन आई कुड स्कोर 100 प्लस, फिर मैं स्कोर, और टेस्ट सीरीज में 100 स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर। तो टेस्ट सीरीज एक चीज है जिस इसमें इंप्रूवमेंट करनी है, आपने जॉब भी करनी है प्रीलिम्स के लिए।
तो उसके बाद आपको नोट्स में आपको बताया कि जो भी आपके सोर्सेज हैं वो आपको बिल्कुल मिनिमम रखने हैं, कंप्रिहेंसिव बट मिनिमम वन सोर्स, रिवाइज दैट ओनली। आपको फिर जाना नहीं, अगर ऑल इंडिया रैंक 1 भी यूपीएससी का बोलेगा नहीं मेरे वाले हिस्ट्री के नोट अच्छे हैं या मेरे इकोनॉमी के नोट्स अच्छे हैं, डोंट डू दैट, नहीं लो, बोलो थैंक यू सर, मेरे अपने नोट्स से मैं वही पढ़ूंगा। ठीक। तो तीसरी चीज ये होती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल एग्जामिनेशन। यूपीएससी कम दिस जेकेएस, इसमें आपको आंसर राइटिंग शुड बी डन फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब आप स्टार्ट करते हो ना, रोज के 1-2 आंसर लिखो, हालांकि आपको कुछ ना आए, आपने क्वेश्चन देखा, आपको तो क्वेश्चन का पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट कुछ ना कुछ अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया, कोई भी क्वेश्चन से आपने एक कीवर्ड पकड़ लिया, लिख दो उसी पे लिख दो, टोटल आंसर उसी पे लिख दो 200 वर्ड्स का। इसलिए क्योंकि आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपका स्किल बन जाएगा। आंसर राइटिंग जो है स्किल है, स्किल। जो भी सिलेक्शन जिनकी हुई है, ये नहीं है कि वो उनको खुद ही आती थी आंसर राइटिंग, वो पहले से ही करते आ रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है, उनने प्रैक्टिस की है, उनने आवर्स ऑफ आवर्स प्रैक्टिस की है, आवर्स ऑफ आवर्स, ठीक है, करते रहे वो, जिससे उनकी स्किल बने आंसर राइटिंग की, कि किस क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है, किस क्वेश्चन का क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, हमें क्या लिखना है। जैसे हम कॉलेज में लिखते थे, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, हम पेज भरने के चक्कर में और कुछ लिखते जा रहे हैं, दैट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे जो पूछा गया है वही लिखो, टू द पॉइंट। हाँ बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो, जो मांगा गया है। तो ये चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक आपको यूजफुल लगेंगी ये चीजें। तो दानिश भाई, आपने मेंस की बात की, आंसर राइटिंग की बात की, आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग, देखिए स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं दानिश भाई, उनको प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का यूजुअली क्या होता है कि उनको प्रीलिम्स के लिए उनको ये लगता है कि मुझे पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना है, मैं पहले प्रीलिम्स करूंगा या करूंगी और उसके बाद मेरे पास 3-4 महीने मिलेंगे, फिर मैं मेंस पे जाऊंगा, फिर मैं इंटरव्यू पे जाऊंगा। तो आंसर राइटिंग के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो हमें देख रहा है और उसने आज से ही स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, या स्टार्टिंग मतलब कल से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप किस तरह से जो है वो गाइड करोगे आंसर राइटिंग को लेके, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके और इंटरव्यू को लेके, किस तरह का जो है वो किस तरह से उसको चलना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ब्लॉग्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के, यूपीएससी टॉपर्स के, तो वो भी देख सकते हो। तो दूसरी चीज़ मैं उसी को रिइटरेट करता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि जब आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, सपोज 6 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स है, सपोज, या 5 महीने के बाद, और वैसे भी शायद जुलाई में आपका प्रीलिम्स होने वाला है नेक्स्ट जेकेएस का, तो इनने वीडियो भी डाला हुआ है, यू कैन सी दैट आल्सो। तो वहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको पहले दिन से आपको पहले सिलेबस खोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज सिलेबस। आप सिलेबस याद कर लो, पहले 4-5 दिन आप कुछ नहीं पढ़ो, सिलेबस याद कर लो कि सिलेबस में है क्या, क्योंकि सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। कल को आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको क्या पता न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, बिकॉज़ आपको सिलेबस ही पूरा अच्छे से नहीं आता। तो जब सिलेबस पूरा हो जाएगा आपको, तो आप न्यूज़पेपर में जाओ, न्यूज़पेपर खोलोगे, दिस न्यूज़ इज ये न्यूज़ रिलेटेड टू सिलेबस है, ये मैं पढ़ लेता हूँ, ये नहीं है, तो ऐसे चलेगा काम। तो सेकंड चीज है कि जब आप सिलेबस कर लोगे ना, तो क्या होता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की कोई सेपरेट प्रिपरेशन होती नहीं है, ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। आपको पहले दिन से ही मेंस का पढ़ना है। हाँ, कुछ उसमें टॉपिक्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो आपको प्रीलिम्स में उतना काम नहीं आएंगे। सपोज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उतना काम नहीं आता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका है GS1 में, वो आपको प्रीलिम्स में उतना काम नहीं है। कभी एक क्वेश्चन आया, नहीं भी आया, आई कांट रिमेंबर कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये चीज है। तो वो चीज आपको फिर आपने वहां से एलिमिनेट करनी है कि ये मैं बाद में भी पढ़ सकता हूँ, बट ये है कि बाकी जो सिलेबस है दैट इज ऑल रिलेटेड टू प्रीलिम्स, वहाँ कहीं से भी आ सकता है। तो ये चीज थी। तो दूसरी मेंस की आपकी बात करें तो ऑप्शनल की बात करते हैं, एटलीस्ट आपको एक बार ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स, एटलीस्ट 1 टाइम। आपने एक बार थॉरोली पढ़ा हुआ है, आपने अगर 2 बार पढ़ते हो दैट इज वेरी गुड। अगर आप एक बार भी पढ़ते हो कि मैंने एक बार तो ऑप्शनल कवर किया है, फिर आपके पास जो 90-100 डेज मिलते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आप उस टाइम पे वो कवर कर सकते हो। तो बाकी इंटरव्यू के लिए हम
अगर आपने पूछना है, बट इंटरव्यू का भी ये है कि वो ये इंटरव्यू जो होता है वो बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जैसे आप GS4 का पेपर पढ़ते हो एथिक्स का, तो वहाँ जो टर्म्स होती हैं, वहाँ की जो एग्जांपल्स होती हैं, हमारे अच्छी अच्छी एग्जांपल्स है यहाँ इंडिया में या आउटसाइड द इंडिया, जो मतलब जिनने अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। गांधी जी हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, तो एस नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है। या अगर बात करें रिलीजियस लीडर्स की बात करेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, उसके बाद अगर मतलब इस चीज से मतलब वहां से आप लेसन सीखो कि उन्होंने कैसे किया, वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। तो वहां से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। और इंटरव्यू में तो बस यही होता है कि दे सी योर पर्सनालिटी। हाँ, ये कैसे टॉक कर रहा है, इसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इसके आंसर्स कैसे दे रहा है, ठीक है। तो वो चीजें वहां पे वो देखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपर्ट। जितनी हमारी एज है उतनी उनसे तो ज्यादा उनकी सर्विस होती है, और हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे उन्हें हर चीज देखी होती है, हर जगह गए होते हैं, तो दे कैन सी दैट। तो ये चीज है। दानिश भाई, बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शनल को लेके। आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल क्यों आपने चूज किया, वो क्या रीजन था? एंड तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शनल को लेके ही कि क्या सोर्सेज ऐसे थे जो आपने ऑप्शनल को के लिए यूज किए? हाँ, ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ग्रेट। हाँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि इसमें सोर्सेज इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मेरे सोर्सेज एक्चुअली मैंने 6 मेंस लिखे हैं, तो मेरे सोर्सेज काफी वाइड थे, बिकॉज मैं हर बार कुछ नया पढ़ता रहता था टू एक्सपैंड माय नॉलेज इन ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन में जितना आपका नॉलेज हो उतना बेटर, उतना बेटर वहां पे आपको, क्योंकि वहां पे आपको शायद मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वैसे लिखा है सिलेबस में भी मास्टर्स लेवल के। तो वहां पे ये है कि ऑप्शन मैंने काफी, लेकिन हाँ, मार्केट में बुक है अरिबम की पेपर वन पेपर बोथ, दे आर वेरी गुड। बहुत अच्छी बुक है। एक तो वो बिल्कुल कंसाइज है और यू कैन रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स इजीली। मतलब एग्जाम के बीच में 5 दिन होते हैं, जीएस और ऑप्शनल के बीच में एग्जाम में 5 दिन में भी आप उस बुक्स को रिवाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपने हाईलाइट किया है या उसके नोट्स बनाए हैं। ठीक, तो ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहित भट्टाचार्य की बुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। उसकी मोहित भट्टाचार्य की बुक वो न्यू हॉराइजन्स नाम से है, तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इग्नो, अगर कोई इग्नो के नोट्स अगर आप करते हो, दैट आर वेरी हेल्पफुल। थोड़े एक्सपेंसिव है, थोड़े कवरेज उनमें ज्यादा है, बट उनका कोई मुकाबला नहीं है। दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। तो यस, ये मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, ये सोर्सेज है, तो कभी मौका मिले तो वी कैन डू दैट। तो दानिश भाई, मुख्तसर से 2-3 ऐसे क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम अपना एंड करेंगे। आपने किस तरह की स्ट्रेटजी क्या रही थी, किस तरह से आपने ऑप्शनल प्रिपेयर किया था अपना? हाँ, ऑप्शनल मैंने क्या किया था, जब स्टार्टिंग से ही मैंने देखो, ऑप्शनल को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, या पॉलिटिकल साइंस की बात करो, सोशियोलॉजी की बात करो, ये जो ऑप्शंस हैं इनकी स्ट्रेटेजीज तकरीबन सेम रहती है। इसमें थिंकर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या पबेट के थिंकर्स हैं, सोशियोलॉजी में थिंकर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको थिंकर्स जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, थिंकर्स पे आपको बहुत वर्क करना है, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जो पेपर 1 होता है वो होता है थ्योरेटिकल, पेपर 2 होता है प्रैक्टिकल पार्ट। हाँ, मैक्सिमम यही होता है हर ऑप्शन में। तो क्या होता है कि आपको थिंकर्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव मिलता है सब्जेक्ट का कि हाँ, ऐसे ऐसे, जैसे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं, टेलर, वो बेसिक वहां से स्टार्ट, टेलर ने स्टार्ट ऐसे किया, तो उसने क्या कहा कि मतलब उसने प्रिंसिपल्स दिए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। तो जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट वहां दिया, तो व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या, कि वर्क को, काम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। वही चीज आप यूज कर सकते हो पेपर 2 में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी कि लिंक द पेपर्स, आपको इंटरलिंकिंग करनी है। पेपर 1 को पेपर 2 के साथ लिंक करना है, पेपर 2 को पेपर 1 के साथ लिंक करना है। तो आपको एग्जांपल्स डालनी है पेपर 1 की पेपर 2 में। तो ये एक स्ट्रेटजी थी। और दूसरी स्ट्रेटजी सबसे, और आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज ज्वाइन आपको करनी पड़ेगी। तो कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर टेस्ट सीरीज की बात करें, लुकमान की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी आती है, इंडिया में बेस्ट मानी जाती है, तो वहां की अच्छी है। तो मैंने तो इनसाइट्स की ज्वाइन की थी, तो ऐसे लुकमान की अच्छी है। तो टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम। अगर आप पहले भी नहीं देते हो, बट प्री और मेंस के बीच में आपको वो टेस्ट सीरीज देनी है। तो ये मेरी बेसिक यही स्ट्रेटजी थी। और दानिश भाई, बात करते हैं एसेज की।
तो एसए को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और एसए के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए? यूपीएससी हो या जेके हो, वन इज द सेम थिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड जेकेपीएससी। जेकेपीएससी। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड मैंने देखा रिसेंटली पेपर आया था तो स्टैंडर्ड भी सेम हो गया है पेपर्स का, तो कोई वैसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है कोई। तो मैं तो यही सब एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि यार अगर आप पीएससी की तैयारी करते हो, जेकेएस की तैयारी करते हो, बट यू शुड प्रिपेयर आल्सो फॉर यूपीएससी। क्योंकि सिलेबस सेम है, आप उतनी मेहनत यहाँ कर रहे हो जितनी वहां लगती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दूसरी चीज है, अब एसए की बात आ गई, एसए आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे भी प्रैक्टिस फ्री होगा, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एग्जाम लिखना था तो मैंने अराउंड कोई 8-10 ऐसे लिखे थे, तो उससे क्या होता है कि, और दूसरी चीज है ऐसे के लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां से एग्जांपल्स मिलती है। अगर आप रीडिंग के शौकीन हो, आप रीडिंग करते हो, डिफरेंट टाइप्स के नॉवेल्स पढ़ो ताकि आप ऐसे में वो लिख सको, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव बनेंगे। तो दूसरी चीज है, ऐसे को आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे, तो यू कैन मतलब आप उसको ब्रेक करके ना डिफरेंट डायमेंशंस में लिखो। जैसे आप पॉलिटिकल डायमेंशन भी डाल दिया आपने, एनवायरमेंटल डायमेंशन डाल दिया, एथिकल डायमेंशन डाल दिया, वैसी चीजें। और इम्पोर्टेंट चीजें जैसे आप पैराग्राफ बड़े नहीं लिखना स्टार्ट करो, शॉर्ट पैराग्राफ में लिखो, तो और जितना हो सके उतना पे, और ऐसे राइट ऐसे लाइक अ स्टोरी, फ्लो में फ्लो होना चाहिए, यू शुड हैव फ्लो। मतलब आपने स्टार्ट किया एक स्टोरी से या आपने कोट से, उसके बाद आपने कोई या स्टैट्स लिखे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उसी फ्लो में चलते जाना है कि मतलब लिंक, हर एक पैराग्राफ आपस में लिंक होना चाहिए। तो ये चीज है, तो